हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है। पिछले जो लेसन है उसके अंतर्गत हम लोगों ने स्टडी किया था वाटर एब्जॉर्प्शन। ख़ास तौर से हमने मैकेनिज्म पर ध्यान दिया था, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। हमने फैक्टर्स को भी स्टडी किया था। ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और वो है रसारोहण। देखो, एनसीईआरटी ने इस तरीके से टॉपिकों को अलग अलग नहीं किया, लेकिन हेडिंग के हिसाब से उन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, है ना। तो लेकिन हम लोग अगर उन्हें सिस्टमेटिकली एक सीक्वेंस में हेडिंग वाइज सारी चीज़ों को स्टडी करें तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आता है और फिर हम एनसीईआरटी को बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रसारोहण। क्या है? रसारोहण। रसारोहण। रसारोहण मतलब ascent of sap। ये तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से ही आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आखिर इस शब्द का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है रस। रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है जल, खनिज, अकार्बनिक तत्व हो गए, कुछ कार्बनिक तत्व, नाइट्रोजन युक्त घटक, हार्मोन आदि। हार्मोन आदि आदि। ठीक है। तो ये क्या हुआ? क्लियर? तो रस में क्या क्या चीज़ें हैं? जल है, खनिज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, ऐसा एनसीईआरटी ने लिख रखा है। ठीक है। कुछ मात्रा में नाइट्रोजन कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये आरोहण कर रहे हैं। आरोहण का मतलब होता है अपर साइड में शिफ्ट होना, असेंडिंग। तभी तो कहा असेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब होता है, याद करो, सेल सैप, यानी कि वैक्यूल के अंदर का जो कंटेंट होता है, वाटर, मिनरल्स, अदर डिफरेंट कंपोनेंट्स, उन्हें हम रस कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम सैप कहते हैं। जैसे सेल सैप, तो सेल सैप में भी हम कोशिका रस कहते हैं। रस, अच्छा वैसे भी समझ लो, रस होता है तो जैसे किसी भी फ्रूट का रस होता है तो उसमें वाटर के साथ साथ में दूसरे कंटेंट भी मौजूद होते हैं, शुगर भी होती है और कुछ विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, तो वो रस कहलाता है। रस क्या है? एक कंबाइंड फॉर्म है। रस इज़ नॉट ए सिंपली वाटर कंटेंट, while it contain many other component also। तो ये चीज़ है। अब है रोहण। रोहण वास्तव में शब्द है आरोहण। क्या? आरोहण। ये आरोहण का मतलब होता है ऊपर की ओर और इसे इंग्लिश में कहें तो अपवर्ड। अभिगमन, अभिगमन।
अपवर्ड मूवमेंट। तो जो शब्द है रसारोहण, उसका वास्तव में ये मतलब है। तो ये जो एब्जॉर्बिंग अमाउंट ऑफ वाटर है, जड़ों के जरिए एब्जॉर्ब हुआ है, ये ऊपर की तरफ कैसे शिफ्ट होगा? तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी, ये वास्तव में कहलाएगी असेंट ऑफ सेल। ये है रसारोहण की प्रोसेस, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं असेंट ऑफ सैप, ठीक है। जड़ों से पत्तियों तक वाटर का असेंड होना, पहुंचना, मूव करना, वो कहलाता है रसारोहण। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल, खनिज आदि का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत विभिन्न बल की सहायता से पत्तियों तक स्थानांतरण रसारोहण कहलाता है। रसारोहण कहलाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत विभिन्न बलों की सहायता से वो मूव कर रहा है, तो उसे हम रसारोहण की प्रक्रिया मानते हैं। कह सकते हैं यह प्रक्रिया जाइलम भाग में यूनिडायरेक्शन एक दिशीय रूप में संपन्न होती है। याद रहे, वाटर मिनरल्स का जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द अपवर्ड्स डायरेक्शन, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि फूड का जो डायरेक्ट मूवमेंट है फ्लोएम के जरिए, वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है। लेकिन पौधों के लिए जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो सॉइल में ही होती है, और सॉइल से उसे एब्जॉर्ब करके अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब हम और कह सकते हैं कि जो रसारोहण है वो भी वाष्पोत्सर्जन के समानुपाती होता है। तो कह सकते हैं रसारोहण वाष्पोत्सर्जन के
समानुपाती माना जाता है, ये वाष्पोत्सर्जन, जितना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ज़्यादा रसारोहण की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो कह सकते हैं कि रसारोहण 11 AM, ये सुबह के जो 11 होते हैं वहाँ से ये 3 PM तक अधिक माना जाता है, अधिक संपन्न होता है। इस टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं और इस टाइम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता है और इस वजह से रसारोहण का भी जो हमें देखने को मिलता है वो भी मैक्सिमम होता है। क्लियर? तो ये कुछ रसारोहण से संबंधित बातें हैं। इसमें 2 फोर्स रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं, एक है पुलिंग फोर्स, एक है पुशिंग फोर्स। तो रसारोहण की पूरी प्रक्रिया 2 मेन टॉपिक पर आधारित है या स्टडी की जाती है। नंबर 1, पाथवे ऑफ असेंट ऑफ शिप, रसारोहण का मार्ग क्या होता है, आखिर वो कौन सा टिश्यू होता है जिसके जरिए पानी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो इसे डिटेक्ट करने के लिए एनसीईआरटी में भी दिया गया है। अगर हम लास्ट में मास फ्लो हाइपोथेसिस को देखें तो मास फ्लो हाइपोथेसिस की लास्ट पैराग्राफ में आप जाएं तो वहाँ एक वलय परीक्षण मिलेगा, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। तो वो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ एक बार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस रिंगिंग एक्सपेरिमेंट्स में हमें ये भी बात पता चलता है कि जाइलम के जरिए वाटर का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि जो पानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, जाहिर सी बात है कि मिट्टी से अगर कोई चीज़ दूर जा रही है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स या एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत किसी चीज़ को भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम देखते हैं कि 300 मीटर लंबे पौधे में भी जैसे 384 फीट लंबा एक पौधा है जिसे हम सेक्वोइया जजेंटिया कहते हैं, एनसीईआरटी की डाइवर्सिटी वाले हिस्से में लिखा है, उसकी भी जो अपर-मोस्ट लीफ है वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है। तो सोचो 384 फीट तक भी पानी मूव करता है, तो ये एक काबिल तारीफ़ है। और ये कैसे संभव होता है, कैसे पॉसिबल होता है, इसके लिए फोर्स कौन सा है, और वो पानी जा कहाँ से रहा है, मिट्टी से जा रहा है, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स जा रहा है। तो कोई ना कोई तो बल है, कोई ना कोई तो फोर्स होगा जो इस पानी के मूवमेंट को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करा रहा है। तो हम यहाँ 2 चीज़ें मेनली पढ़ेंगे इस टॉपिक में, पाथवे ऑफ असेंट ऑफ शिप, यानी कि वो कौन सा मार्ग है, कौन सा टिश्यू है जो रसारोहण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, और वो कौन सा बल है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो रस है या जाइलम रस है उसे असेंड करा रहा है। क्लियर? तो हमारी स्टडी इन्हीं 2 पॉइंट्स पर। तो हम अगली हेडिंग में यही चीज़ें समझना चाहेंगे। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, कौन सा? रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, वलय परीक्षण। अब यहाँ से स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। वलय परीक्षण, आप ऐसा मत समझना कि यहाँ वलय परीक्षण का ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं, यहाँ कहाँ लाया गया। तो एक्चुअली ये सीक्वेंस है। मास फ्लो हाइपोथेसिस में लास्ट में आपको दिया गया है, इसका मतलब है हमें वो पढ़ना है, समझना है, और उसे इस जगह पढ़ने से हमें कई चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। देखो, एनसीईआरटी थोड़ी बच्चों को एकदम से सीधे समझ में इसलिए भी नहीं आती है कि वो एनसीईआरटी ने 11th के हिसाब से आपको छोटे छोटे सेगमेंट में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और उससे क्या होता है कि सब कुछ मिक्स हो जाता है, हम उनको क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं कौन रसारोहण है, कौन वाटर एब्जॉर्प्शन है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं
बलय परीक्षण, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, बलय परीक्षण, इसे हम रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, रिंगिंग या गर्डलिंग, गर्डलिंग, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ये बलय परीक्षण या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट इन नामों से जाना जा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली पीएमटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के अंदर, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ये था कि यदि एक पौधे के तने में बलय परीक्षण, बलय परीक्षण, बलय परीक्षण, यदि एक पौधे के तने में बलय परीक्षण संपन्न होता है, तब उस पौधे में सबसे पहले मृत होगा। क्या मृत होगा सबसे पहले? ऑप्शन थे जड़ें, दूसरा तना, तीसरा दोनों एक साथ, और चौथा दोनों पर कोई प्रभाव नहीं, दोनों प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं आता, दोनों प्रभावित नहीं होते। तो उसमें जो आंसर बनाया गया था, रूट्स डाई अर्लियर, जड़ें पहले मृत हो जाएंगी, तो जड़ें पहले मृत होंगी, इसे राइट आंसर माना। क्यों? क्योंकि बलय परीक्षण में क्या होता है कि पौधे की जो छाल भाग होता है, जो हम बार्क कहते हैं, उसे एक रिंग के फॉर्म में हटाया जाता है। बलय हटने का मतलब क्या हुआ, छाल के हटने का मतलब क्या हुआ कि उसमें से आपने फ्लोएम को हटा दिया, और फ्लोएम जब हट जाता है तो आप समझ लो कि अब वहाँ पर सिर्फ जाइलम है, फ्लोएम रिमूव कर दिया। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से लाए गए भोजन को वो जड़ों तक पहुंचाता है, और जो जाइलम है वो जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो पत्तियों को या तने को अभी दोनों चीज़ों की उपलब्धता है, पानी जाइलम के जरिए जा रहा है और पत्तियां भोजन बना रही हैं। तो पत्तियों को या तने भाग को भोजन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, लेकिन जड़ों में अब भोजन की उपलब्धता नहीं है, जड़ें अपना भोजन नहीं बना सकते, उन्हें भोजन पत्तियों के जरिए ट्रांसलोकेट कराया जाता है, पहुंचाया जाता है थ्रू द फ्लोएम। अब फ्लोएम आपने हटा दिया तो जड़ों को भोजन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज की सप्लाई नहीं होगी, और ऐसी परिस्थितियों में जड़ें पहले मृत हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था और यहाँ से ही पूछा गया है, अपने मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब बात आती है कि ये बलय परीक्षण है क्या, तो उसे हम देखें।
ऐसे। वलय परीक्षण किसे कहें? पहले समझ लो, उसके बाद इसे समझना। जैसे रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें क्या किया गया, एक ऐसे एक पॉट लिया गया, इस पॉट के अंदर एक प्लांट को रखा गया। इस प्लांट में यहाँ इस तरीके से एक तेज चाकू की सहायता से एक तने को रखा गया। क्लियर? एक तना, यहाँ से चाकू की मदद से हमने एक छाल को हटा दिया है रिंग के फॉर्म में। ओब्वियसली अब इसके अंदर क्या है, अंदर एक पार्ट है ये ऐसे, इस तरीके से एक वुड जो रीजन होता है उसमें दो टाइप की वुड होती है। इस तरीके से एक होती है सेप वुड, चूँकि एनाटॉमी थोड़ा सा पढ़ लेते हम लोग तो ये बातें समझ में आती है। तो कास्ट दो तरीके की होती है, एक होती है रस कास्ट और एक होती ये, एक होती है यहाँ पर बीच में जिसे हम कहते हैं हार्डवुड। क्या? ये जो सेंटर में आप देख रहे हो ये ब्राउनिश ब्लैक कलर की होती है, इसे हम कहते हैं हार्डवुड। ऐसे तो ये हिस्सा है और ये हिस्सा है ऐसे, और ये हो गई वलय। यहाँ ये फ्लोयम है, ठीक है। ये इसकी लीफ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यहाँ एक लीफ है, ऐसे एक इमेजिनरी डायग्राम है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर हम देखें तो एक पॉट है, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस को फिल करके भरा जाएगा, है ना। मान के चलो कि हमने इसमें एक फ्लावर भी है, सपोज ये फ्लावर हमने एक यहाँ ब्लू कलर लिया है, ब्लू कलर इसमें ऐड किया है, और यहाँ जो एक फ्लावर है वो फ्लावर भी बाद में वाइट कलर का है, पहले कलरलेस है और कलरलेस के बाद में ये जो फ्लावर है ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है कि वो कलर्ड फॉर्म में आ जाता है, ऐसे ऐसे। तो ये फ्लावर है, इससे हम दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी ने रसारोहण को समझाने के लिए एक और चीज़ की बात करी है। जैसे मान के चलो एक हर्बेशियस प्लांट है ना, ये एक हर्बेशियस प्लांट है। अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम अगर हम जाएं तो यहाँ पर अगर हम एक तेज चाकू से इसे कट करते हैं, स्टम्प बनाते हैं, तो इसमें हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स इस पॉइंट पर नज़र आएंगे, कटे हुए भाग पर। तो ये हैं वाटर
ड्रॉपलेट्स, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हमें नज़र आएंगे, मतलब पानी की बूंदें नज़र आएंगी। इस पर एनसीईआरटी कह रही है एक शाकीय पौधा लो, सुबह का टाइम हो, अगर रेनी सीजन हो, बरसात का मौसम हो तो बहुत अच्छी बात है, या लो टेम्परेचर हो, आप ब्लेड की मदद से उसे छोटा सा ज़मीन पर ऐसे ज़मीन के ओर उसे कट करें, और कट करने के बाद में आप वहाँ देखोगे कि वहाँ पर जो कटा हुआ हिस्सा है वहाँ छोटी छोटी बूंदें कलेक्ट हो जाएंगी। वो एक्चुअली रूट के जरिए पानी को पहुँचाने की बात करी जाती है, यानी कि पानी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, रसारोहण को दर्शाता है। अच्छा, तो वही चीज़ हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें ओबियसली ये क्या है, दिस इज लीफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो है ये बार्क है, जिसे हम छाल भी कहते हैं। गांव में आपने देखा होगा नीम की छाल होती है, बबूल की छाल होती है, इसी छाल में मौजूद है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। आपको छाल के नाम पर यहाँ फ्लोएम याद रखना, ठीक है। हालांकि अभी आप एकदम से न समझ पाएँ तो चलेगा, क्योंकि ये एनाटॉमी का पार्ट है। एक छाल के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितना भी टिश्यू होता है वो टोटल छाल में आता है, और उस छाल के अंतर्गत हम देखते हैं कि वहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम होता है, प्राइमरी फ्लोएम छोटे छोटे पैचेज के फॉर्म में दिख सकता है। उसके बाद में उसमें फेलोडर्म होती है जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं, फिर फेलोजन होता है जिसे हम कागजन कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। उसके बाद में फैलम होता है जिसे हम कॉर्क के नाम से जानते हैं, और फिर मृत छाल प्रेजेंस होती है। तो कहने का सीधा अर्थ ये हुआ कि छाल में फ्लोएम है, आप ये अभी समझ लीजिए। क्लियर? अब आप ये देख रहे हैं ये क्या है, इस साइड में चलो अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये है रस कास्ट, रस कास्ट, ये रस कास्ट मतलब सक्रिय होती है, और बीच में जो अंदर की तरफ रेड वाली दिख रही है वो है हृदय कास्ट। क्या? हार्डवुड कास्ट। ये तो ये दोनों मिलाकर कौन है? ये दोनों हैं जाइलम। कौन है? इन्हें हम कहेंगे जाइलम। ये जाइलम रीजन, ये जाइलम को दर्शा रहे हैं, ये जाइलम पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है हमको? इसमें ये दिख रहा है कि यहाँ ये जो अपर रीजन है इसमें हम दोनों चीज़ों को समझेंगे ना। यहाँ जो ये बलय है, रिंग है, इसमें जो सुक्रोज है, सुक्रोज कंसंट्रेशन, सुक्रोज कंसंट्रेशन, ये क्या होगा? ये ज़्यादा होगा, हाई होगा। और इस जगह सुक्रोज कंसंट, ये कौन है? रिंग या बलय कह सकते हो, बलय। और यहाँ जो कंसंट्रेशन होगा, सुक्रोज कंसंट्रेशन, ये डिक्रीज होगा। इस पॉइंट पर सुक्रोज कम है, इस पॉइंट पर सुक्रोज ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पत्तियों के द्वारा जो फूड लाया जाता है वो इस फ्लोएम के जरिए लोअर बर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ से फ्लोएम को हटा दिया है, तो फिर ये जड़ों को, ये कौन है? ये रूट है, और यहाँ पर एक कलर पिगमेंट लिया है, कलर पिगमेंट, पिगमेंट या कलर सॉल्यूशन लिया है ना। अब ये कलर सॉल्यूशन क्या होगा? आप घर पे भी चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे मोगरा का प्लांट देखा होगा, उसमें वाइट फ्लावर आते हैं। हम उसके एक दो फ्लावर युक्त छोटे से तने को कट करें
और कट करने के बाद में एक रंगीन सॉल्यूशन में उसे 24 घंटे के लिए रख दें। तो आप 24 घंटे के बाद ये चीज़ महसूस करोगे या देखोगे कि वो जो सफ़ेद फ्लावर था अब वो कलर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पर जड़ें भी नहीं हैं, उसके बावजूद ये पानी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है और फ्लावर में कलर हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसा है? रंगीन पुष्प ये। अच्छा, तो ये रंगीन पुष्प हुआ कैसे? एक्चुअली जब हमने ये एक्सपेरिमेंट दोहराया है तो यहाँ से जो वर्णक है ये वर्णक इस रस कास्ट के जरिए अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। इसमें आपको नज़र ना आए तो याद रखना, ये रस कास्ट जो बाहरी का हिस्सा है वो संवहन में भाग लेता है और उसके जरिए ये पानी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि पिगमेंट के साथ ये वाटर जा रहा है, यानी कि ये रस की तरह है। इसमें पिगमेंट्स भी हैं, इसमें मिनरल्स भी होंगे, इसमें वाटर भी है। ये इस कास्ट के जरिए, जाइलम के जरिए अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। लेकिन नीचे के जो रूट पार्ट है, लोअर रीजन है, रूट सिस्टम वाला रीजन है, उसमें भोजन की सप्लाई नहीं हो पा रही। तो इस बात से या इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हुई थी कि भोजन का जो संवहन होता है उसे फ्लोएम नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है, नीचे की ओर लाता है, पत्तियों से जड़ों की ओर लेकर आता है, जबकि मिट्टी में से जो पानी है, जल है, वो एक दिशीय रूप में जाइलम के जरिए पत्तियों तक पहुंचाया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? ये चीज़ देखो, दोनों चीज़ें प्रूव हो रही। एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताया जाता है कि एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में पूरी वुड को हटा दिया, फ्लोएम को रखा, तो ऐसी परिस्थितियों में भोजन तो नीचे की तरफ आया लेकिन पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। तो ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर मिनरल कंडक्शन टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, while the phloem is responsible for food material conduction towards the lower surface or downward direction from leaves to roots। ठीक है, तो ये इसी पर क्वेश्चन बना था, तो हमें ये बातें समझनी। क्लियर? तो ये है वलय परीक्षण, ये है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। पुष्प का रंगीन होना ये सिद्ध करता है कि पानी को ऊपर की ओर खींचा जाता है और वो कहीं ना कहीं कास्ट के जरिए, कहीं ना कहीं जाइलम भाग के जरिए ही ऊपर शिफ्ट होता है, स्थानांतरित होता है। क्लियर? तो इस पर हम लिखना चाहेंगे कुछ, इन्हें हम समझना चाहें, है ना? एक चीज़ वलय परीक्षण के लिए, और वलय परीक्षण के लिए आता है मार्क। चलो एक बार फिर से बना लेंगे इसको, क्योंकि ये रूट प्रेशर में हमारे काम आता है। वलय परीक्षण जो संपन्न कराया था वो एक्चुअली एक हर्टविंग साइंटिस्ट और मेलपिगी साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने एक बालसेमा प्लांट था उस पर ये एक्सपेरिमेंट किया था, है ना? ऐसे तो हम लिखना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कहें कि रसारोहण होता है, तो इसे समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। रसारोहण का अध्ययन
शाकीय पौधे के तने में किया जाता है। ठीक है, बरसात के समय या बरसात के मौसम में सुबह के समय यदि तना भाग काटा जाता है तब, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, भाग काटा जाता है तब कटे हुए भाग पर छोटी छोटी बूंदें जल की बूंदें एकत्रित होती हैं जो रसारोहण को दर्शाते हैं। रसारोहण को दर्शाती हैं। एक तो ये बात हो गई है ना। अब यहीं पर हम इसकी बात कर लें, बलय परीक्षण। क्लियर? बलय परीक्षण मेलपीघी वैज्ञानिक द्वारा किया गया। द्वारा संपन्न किया। ये सफेद पुष्प युक्त तने का भाग यदि रंगीन विलियन, हालांकि इन्होंने पिक्रिक एसिड यूज किया था जो रेड कलर का होता है, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं। सफ़ेद पुष्पयुक्त तने का भाग यदि रंगीन विलियन में रखा जाता है तब पुष्प रंगीन हो जाता है। यह भी रसारोहण को दर्शाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्लियर? अच्छा,
अब हम सीधे इस पर बात करते हैं कि जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है। तो कह सकते हैं हम जाइलम जो है एक दिशीय रूप में जल खनिज वलय परीक्षण के अनुसार जल खनिज या जाइलम रस आए तो समझ लेना कि उसमें वाटर अकेला नहीं है, मिनरल्स भी हैं अदर कंपोनेंट्स में। जाइलम रस, जाइलम भाग, जाइलम भाग का मतलब है सैप वुड, अगर वुड है तो सैप वुड द्वारा एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल रूप में ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है। एक तो ये बात प्रूव हो गई, ठीक है। ये पुष्प का रंगीन होना भी सिद्ध करता है। अच्छा, भोजन का संवहन फ्लोएम भाग संपन्न करता है। कैसे प्रूव हुआ देख लो। अब यहाँ एक बात समझ लो, जो पत्तियाँ भोजन बनाती हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है और वो जल्दी ही डाइसैकेराइड यानी कि सुक्रोज में बदलता है। सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण होता है और स्टार्च के रूप में जो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन है उसे संग्रहित किया जाता है। जैसे आलू के अंदर जो आप खाते हो वो मैक्सिमम स्टार्च है, केले के अंदर स्टार्च है, अनाज के अंदर स्टार्च है। तो ये भोजन जो होता है वो ग्लूकोज, वो स्टार्च के रूप में यहाँ संग्रहित किया जाता है। तो स्टार्च का यहाँ सुक्रोज का कंसंट्रेशन ऊपर की ओर ज़्यादा होना और नीचे के वाले हिस्से में कम होना, ये सिद्ध करता है कि यहाँ से सुक्रोज आ रहा है, और लेकिन चूंकि आपने कट कर रखा है, फ्लोएम को हटा रखा है, तो नीचे वो पहुँच नहीं पा रहा है। इवन एनसीईआरटी तो यहाँ तक कहती है कि ये भाग बाद में स्वेलअप भी हो जाता है, ये फूल जाता है, फूला भाग। तो ये कुछ सप्ताह के बाद ये सब फूल भी सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम फूड मटेरियल की एक्युमुलेशन हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगा और फिर ये भाग फूल जाता है। कह सकते हैं वलय के ऊपर की ओर सुक्रोज का अधिक संग्रहित होना तथा नीचे की ओर कम संग्रहित होना। ठीक है, तो ये भी एक्सपेरिमेंट सिद्ध करता है कि फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन थ्रू द
फ्लोएम होता है। अब ये चीज़, भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो बाई डायरेक्शनल माना गया है। कैसा? बाई डायरेक्शनल, जो हम आगे चल के इसको समझेंगे। तो कह सकते हैं फ्लोएम मुख्य रूप से, ऐसा क्वेश्चन बने तो, से डाउनवर्ड मुख्य रूप से डाउनवर्ड, लेकिन आवश्यकता अनुसार द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल भोजन संवहन दर्शाता है। ऐसे बाई डायरेक्शनल फूड मटेरियल का कंडक्शन, मतलब कहा जाता है कि जब पतझड़ का मौसम आता है, पत्तियों में भोजन नहीं बन पाता है, ऐसी परिस्थितियों में फिर जड़ें उस भोजन को सप्लाई देती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिर फूड मटेरियल उसी कंडीशन में अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। लेकिन मेजॉरिटी में फूड मटेरियल जो है पत्तियों में बनता है और जड़ों की ओर स्थानांतरित हुआ है। इस चीज़ को याद रखना है ना। तो ये वलय परीक्षण के द्वारा ये बातें दिखाई जाती है। क्लियर? ये चीज़ आपको ये अच्छे से समझना है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये चीज़ है ना। तो ऊपरी भाग फूल जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, वलय का ऊपरी भाग, वलय का ऊपरी भाग कुछ समय बाद फूल जाता है ऐसे। ठीक है, ये चीज़ भी। अब ये थे मार्ग, पाथवे ऑफ असेंट ऑफ शेप। आखिर किस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से ये डिफरेंट सब्सटेंस का ट्रांसलोकेशन संपन्न हो रहा है। अब हम यहाँ से उस फोर्सेस की ओर चलेंगे। आखिर वो कौन से बल हैं जिनके जरिए ये बताया जाता है कि भोजन, वो जल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगला सेगमेंट 100% एनसीईआरटी बेस रहेगा। हालांकि ये भी है, ये आपको मास फ्लो के बाद में दिया गया है। इस रंगीन पुष्प की भी अवधारणा दी गई है, इसका भी कंसेप्ट एनसीईआरटी ने आपको एक्सप्लेन किया है। तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान से समझें। अब है रसारोहण में प्रयुक्त बल, फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ शेप। आखिर रसारोहण में प्रयुक्त बल कौन से हैं? ठीक है, तो हम कह सकते हैं रसारोहण
रोहण गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है, अतः विभिन्न बलों की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ याद रखना, यहाँ एनसीईआरटी ने दो बलों की बात करी है, एक पुशिंग फोर्स और एक पुलिंग फोर्स। तो कह सकते हैं पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स कहाँ आता है? खिंचाव बल। नेचर में याद रखना कि जो पुलिंग फोर्स होता है वो ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। ये आता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से, ट्रांसपिरेशन पुल, है ना, ट्रांसपायरेशन पुल। ये पुलिंग फोर्स को पुशिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, इसे हम कह सकते हैं रूट प्रेशर। क्या? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर को यहाँ पर पुशिंग फोर्स कहा गया है और ट्रांसपिरेशन पुल को पुशिंग फोर्स कहा गया, वो पुलिंग फोर्स कहा गया। तो पुलिंग फोर्स को पुशिंग फोर्स से अधिक शक्तिशाली, पावरफुल माना गया है। तो ये ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, तो अब ये जो फोर्सेस हैं कायदे से ये दो तरीके से माने गए हैं। ये तो एनसीईआरटी बेस हो गया, लेकिन कायदे से देखा जाए तो इन फोर्सेस की एक बाकायदा टेबल होती है। यहाँ पर 6 फोर्स की बात करी गई है, लेकिन अब उनमें सिर्फ 2 को ही स्टडी किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें उनकी थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए, है ना, कम से कम 2 के बारे में। तो मैं वो लिखता हूँ। एक है जैविक बल और एक है फिजिकल फोर्सेस, कार्यकीय बल। उनका एक बार टेबल लगा दें, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लेसन में उनकी डिटेल बात करेंगे। तो ये जो फोर्स हैं इन्हें हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है वाइटल फोर्सेस, जैविक बल बोले जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है वो है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर इसे कहते हैं मूल दाब। क्या? मूल दाब। ऐसे दूसरा यहाँ पर है एक रिले पंप थ्योरी। क्या? रिले पंप थ्योरी। ये एक टाइम में पढ़ाई जाती थी, अब इसका कोई रोल नहीं है। गॉडलेवस्की ने इसको एक्सप्लेन किया था, गॉडलेवस्की। ये है ना, बस इतना ही याद रखना। इसके बाद में एक है पल्सेशन थ्योरी। कौन? पल्सेशन थ्योरी। एक्चुअली ये थोड़ी सी खास हो रही है,
क्योंकि पल्सेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट था जेसी बॉस, और इस जेसी बॉस को हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये खास है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये है जेसी बॉस ऐसे। अब ये हैं तीन कौन सी थ्योरी अपने लिए, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स से मतलब है कि यहाँ पर ये कुछ लिविंग सेल की एक्टिविटी की वजह से ये फोर्सेस हैं। अब दूसरे जो फोर्सेस होते हैं वो हैं फिजिकल फोर्सेस या फिजियोलॉजिकल फोर्सेस, फिजिकल फोर्सेस जो बोलते हैं इनको। इसमें आता है सबसे पहला ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, बाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत, इसकी अपन डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में इन्हीं पर बात करने चाहेंगे हम। रूट प्रेशर एनसीईआरटी में दिया है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन की गई है। फिर एक आता है कैपिलरी फोर्स थ्योरी, कैपिलरी फोर्स थ्योरी, ठीक है, एक बोम साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। इसमें आती है फिर एक इम्बाइबिशन फोर्स थ्योरी, ये इम्बाइबिशन फोर्स थ्योरी। तो कायदे से ये 6 फोर्स पढ़ाए जाते थे एक टाइम में। अब कैपिलरी तो आज भी अपनी एनसीईआरटी में लिखा है, सरफेस टेंशन के नाम पर एनसीईआरटी में लिखा है, तो ट्रांसपिरेशन पुल में हम इसे ऐड कर लेंगे। इम्बाइबिशन फोर्स थ्योरी में एक कंसेप्ट ये था कि जो जाइलम है वो नॉन लिविंग है, वुड है, तो ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को शिफ्ट कर सकता है, जैसे सूखी लकड़ी में पानी ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन वो कंसेप्ट काम का नहीं है। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये 2 फोर्स हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे और चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। इज़ दैट क्लियर? ये है। तो अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंतर्गत हम इस रूट प्रेशर पर बात करेंगे और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी पर बात करेंगे, है ना। रूट प्रेशर को हम समझ सकते हैं, जैसे अभी स्टंप की बात करी थी, जैसे बरसात का मौसम हो और छोटा कोई साखी हेल्दी प्लांट हो, उसे ब्लेड से कट कर दें तो ऊपर की साइड बूंदों का एकत्रित होना ये सिद्ध करता है कि पानी को फोर्सफुली ऊपर पहुंचाया गया है। ये पुलिंग फोर्स को पुशिंग फोर्स को दर्शाता है, ये मूल दाव को दर्शाता है, रूट प्रेशर को दर्शाता है ना। जैसे कंसेप्ट तो ये भी है कि एक रस स्राव होता है। आपने कभी एक ताड़ का वृक्ष सुना हो, ये 12th में है भी, टोडी। साउथ इंडिया में कुछ खजूर जैसे ताड़ के वृक्ष होते हैं, वहाँ से मटके में रस इकट्ठा किया जाता है, तो उसमें भी कहा जाता है कि वो भी एक रूट प्रेशर का ही एग्जाम्पल है। और पुलिंग फोर्स में अपन देखें, जैसे कोई हमें कोई फ्लावर देता है, गिफ्ट करता है या बुके देता है, तो अगर हम उन फ्लावर्स को पानी में रख देते हैं जबकि वहाँ जड़ें नहीं हैं, वो तना है, फ्लावर है, तो उसके बावजूद भी वो कुछ दिनों तक हरा भरा बना रहता है, सुरक्षित रहता है। तो इसकी वजह यही है कि एक्चुअली पुलिंग फोर्स होता है। पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन से पानी को लॉस करती हैं और पानी तने से खींच लिया जाता है। जैसे अपन एक बुके स्टॉल पर जाएं जहाँ पर फ्लावर आप लेते हैं, तो वो देखना जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनकी जो तना होता है उसे वो पानी में डुबो के रखते हैं, है ना, या फिर किसी गीले
एरिया में प्रिजर्व करके रखते हैं कपड़े के अंदर, और अगर उसे बाहर सेलिंग के लिए रखते हैं तो कुछ फ्लावर्स को वो पानी के अंदर रखते हैं जिससे कि वो फ्रेश बने रहें, और वो कहीं ना कहीं पुलिंग फोर्स को दर्शाता है। तो हम इन दोनों फोर्सेस को साइंटिफिकली या स्टडी के बेसिस पर, जो एनसीईआरटी कहती है उसके बेसिस पर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेसन में। ठीक है, ओके, थैंक यू।